जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हमारा टॉपिक रहने वाला है जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत। पृथ्वी के तापमान में क्रमिक आपके जो वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जो पृथ्वी का तापमान है, इस तापमान में आपकी क्या है, क्रमिक वृद्धि हो रही है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो सामान्यतः आपके कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC और साथ ही में आपके अन्य जो ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण होने वाले जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसी ग्रीन हाउस का आपके प्रभाव का परिणाम है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है, ये तो बात समझ में आ गई। तो लेकिन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव देखिएगा, जब वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CH4 हो गई, और आपके N2 हो गई, जल वाष्प हो गया, ये सूर्य से आने वाली ऊष्मा को पृथ्वी की सतह पर रोक लेती है। ठीक है ना। जब देखो यहाँ पर एक देखो ब्लॉकेज कर देती है, इस प्रकार का एक ब्लॉकेज है। ये जब ब्लॉकेज करती हैं CO2, CH4, N2O, जलवाष्प, ये सूर्य से जैसे ऊष्मा आती है उसे पृथ्वी पर अगर ब्लॉक कर देती है, रोक लेती हैं, उसे वापस अंतरिक्ष जाने से रोकती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यदि इन गैसों की मात्रा बढ़ती है तो इसमें पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और वैश्विक आपके उष्मीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। और जब ये गैसें नीचे रह जाएगी और इसे क्या होगी, हीट है, उष्मा आपके बढ़ेगी, तो तापमान बढ़ता है और इसी के कारण क्या है, वैश्विक उष्मीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ग्रीन हाउस आपके प्रभाव देखिए, प्राकृतिक भी होता है और मानव जनित भी होता है। प्राकृतिक देखते हैं। प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों का सही मिश्रण जो पृथ्वी के तापमान को 15 डिग्री आपके सेल्सियस है, ये आपके औसत तापमान पर बनाए रखता है। तो प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों का सही मिश्रण जो पृथ्वी के तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखता है, ये अच्छा है। लेकिन मानव गतिविधियों के द्वारा उत्सर्जित अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैस जो आपकी ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, जिसे आपकी पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है, ये काम गलत है भाई। आपकी पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ता है, क्यों? क्योंकि आपके जो मानव गतिविधियों के द्वारा उत्सर्जित अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ऊष्मा का अवशोषण कर लेती हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में देखें तो जलवायु किसी स्थान पर दीर्घ अवधि होने वाले मौसमी घटनाओं का औसत होता है और मौसमी घटनाओं के औसत में आपके परिवर्तन को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक भी हो सकते हैं और आपके कृत्रिम मानव जनित भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक के अंतर्गत आपकी पृथ्वी की कक्षीय जो स्थिति है उसमें बदलाव हो जाए, या फिर सौर आपके कलंक चक्र है उसकी संख्या में वृद्धि हो जाए, या ज्वालामुखी आपके उद्गार हो, या वायुमंडलीय गैसों के संयोजन में परिवर्तन आ जाए। तो वायुमंडलीय गैसों के संयोजन में परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्गार, सौर कलंक चक्र की संख्या में वृद्धि और पृथ्वी के कक्षीय स्थिति में बदलाव, ये नेचुरल कारण रहते हैं। वही मानव जनित आपके कारण के अंतर्गत आपके ईंधन दहन है, नगरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, ओजोन ह्रास है, और साथ में संसाधनों का दुरुपयोग कर लेते हैं, ओजोन का जो हम ह्रास कर रहे हैं, औद्योगिकरण कर रहे हैं, शहरीकरण नगरीकरण बढ़ रहा है, ईंधन का दहन कर रहे हैं, इसे आपके मानव जनित कारण है जो जलवायु परिवर्तन के कारण बन रहे हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है देखिएगा। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके CO2 हैं जो कि प्राकृतिक स्रोत देखें इसके तो जीव जंतु रहने वाले हैं, अपघटन है, ज्वालामुखी उद्गार है, इनसे आपकी CO2 का होता है, ये प्राकृतिक आपके स्रोत हैं इसके। लेकिन मानव जनित आपके स्रोत में देखें तो ईंधन जलाते हैं तब आपकी CO2 निकलती हैं। वनों की कटाई, भूमि आपके उपयोग परिवर्तन है, और साथ में जंगल की आग लगती है, इससे भी CO2 की मात्रा बढ़ती है। CO2 क्या आपकी ग्रीन हाउस गैस रहने वाली है। फिर अपन बात करते हैं जल वाष्प की। जल वाष्प भी क्या आपके ग्रीन हाउस गैस है? बिल्कुल। मानव जनित जल वाष्प की मात्रा नगण्य होती है। जल वाष्प का उत्सर्जन मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। जल वाष्प की मात्रा ऊंचाई और अक्षांशों की वृद्धि के साथ में कम होती है। जैसे ऊंचाई बढ़ती है और अक्षांशों में वृद्धि होती है, ये कम होता है। जल वाष्प की मात्रा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम देखने को मिलती है। ठीक है ना। मीथेन के बारे में बात करें तो CH4 कहते हैं, जैसे मीथेन ये जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन है, और मीथेन आपके मिथेनोजेन बैक्टीरिया और कृषि भूमि, आर्द्र भूमि और पशुओं की आपकी जुगाली है, उससे मीथेन बनती है, ये भी आपके ग्रीन हाउस गैस है। पशुओं की जुगाली, आर्द्र भूमि, कृषि भूमि, मिथेनोजेन बैक्टीरिया और जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन, इससे आपके CH4 आपके मीथेन बढ़ती है, जो मीथेन आपके कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि N2O के नाम से है। ये नाइट्रस आपके N2O नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि जीवाश्म ईंधन का दहन, कृषि के उर्वरकों का उपयोग, जो कृषि में उर्वरक है उनका उपयोग करते हैं, उससे बिजली उत्पादन नाइट्रस ऑक्साइड के आपके प्रमुख स्रोत हैं।
और ये भी आपकी क्या है, प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैस है। आपके फ्लोरीन युक्त जैसे गैसें हो गई, फ्लोरीन युक्त गैसें HFC5, 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 PFC5, SF6 यानी कि सल्फर आपके हेक्साफ्लोराइड हो गया इसका। तो फ्लोरीन युक्त गैसों की शीतलक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो आपके CFC को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता था और इसका उपयोग आपके रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। फ्लोरीन युक्त गैसों का उपयोग आपके अर्धचालक के उत्पादन और रिसाव का पता लगाने में भी किया जाता है। तो अर्धचालक के उत्पादन और साथ में रिसाव का पता लगाने में भी करते हैं। CFC का ओजोन परत विघटन में मुख्य योगदान है, जिसके कारण इसको फ्लोरीन युक्त गैसों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, परंतु फ्लोरीन युक्त आपकी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं। तो एक चीज़ को सही करने गए तो दूसरी जगह क्या हो गए, ठंडे हो गए। मतलब भाई CFC का ओजोन परत विघटन में मुख्य योगदान है, लेकिन इसके कारण फ्लोरीन युक्त गैसों का हमने प्रतिस्थापित किया। लेकिन फ्लोरीन युक्त क्या, ओजोन का तो मामला बिठा दिया, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया। ब्लैक कार्बन है तो आपके जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अपूर्ण दहन से ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन होता है। यह अल्पकालीन आपके प्रदूषक है, जिसका जीवन काल कुछ दिन का होता है। इसका ग्लोबल वार्मिंग का आपके पोटेंशियल बहुत अधिक है, क्योंकि ये हवा को सीधे गर्म करने की क्षमता रखता है। तो हवा को सीधे गर्म करने की क्षमता रखता है। ब्लैक कार्बन कालिख के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका भले ही जीवन काल कम हो, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बहुत तगड़ा बढ़ाते हैं। ब्लैक कार्बन आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 10 लाख गुना अधिक ऊष्मा अवशोषण शक्ति रखता है। तो ब्लैक कार्बन CO2 की तुलना में 10 लाख गुना अधिक आपकी ऊष्मा का अवशोषण करने की शक्ति रखता है। अब बात करें ब्लैक कार्बन के बाद में ब्राउन कार्बन, बायोमास का जलाना, साथ में आपके औद्योगिक उत्सर्जन करना आदि इसके स्रोत हैं। और ये एक पर्टिकुलेट मैटर PM है। क्या है? PM है। आपके ब्लू कार्बन के बारे में बात करें तो ब्लू कार्बन आपके कोई प्रदूषक या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अवशोषित आपके कार्बन है। ठीक है ना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि ब्लू गैस आपके तटीय या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अवशोषित कार्बन है। तो ये आपके अंतर्गत रहने वाली है, जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन CH4, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फ्लोरीन युक्त गैसें हो गई HFC5, PFC5, SF6, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन आदि। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित तथ्य। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का आपके योगदान रहता है, 60% इसका योगदान रहता है। फिर मीथेन का आपके CH4 का 20% रहने वाला है, मीथेन। फिर नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये आपके N2O जो आपके 6% रहने वाला है। फिर आपके फ्लोरिनेटेड गैसें हैं जिनका 14% आपके योगदान है, जिसमें HFC हैं, HF6 हैं, PFC है। ये आपके फ्लोरिनेटेड गैसें जिनका 14% योगदान है। गैसों की वैश्विक तापमान क्षमता, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता देखें तो क्षमता के अंतर्गत आपके फर्स्ट पे SF6, दूसरे पे NF3, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, फिर HFC, फिर आपके PFCS, फिर N2O, फिर CH4 यानी मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों का जीवन काल देखें तो जीवन काल सबसे ज़्यादा PFC का है, फिर SF6 का है, फिर आपके कौन सा का है, फिर आपके NF3 का है, फिर HF3 का है, और फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आपके NH4, फिर NH4 मतलब मीथेन, फिर CO2। ठीक है ना, ये ग्रीन हाउस गैसों का आपके जीवन काल रहने वाला है। ग्रीन हाउस आपके गैस उत्सर्जन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान देखें तो बिजली और आपके ताप उत्पादन में 25% आपकी योगदान है, सर्वाधिक आपकी योगदान है बिजली और ताप उत्पादन का। और फिर है कृषि और वानिकी जिसका 24% योगदान है, फिर उद्योग है जिसका 21% है, फिर परिवहन है जिसका 14% आपका योगदान रहने वाला है। चीन का सबसे ज़्यादा आपके 28% योगदान रहता है इसमें, और फिर अमेरिका का है 16%, फिर आपकी यूरोपीय संघ 10%, और भारत का है 4%, और जापान का भी है 4%। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखें तो कृषि पर प्रभाव, उत्पादन में कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, कृषि योग्य भूमि में कमी होती है, बाढ़ और सूखे की वृद्धि होती है, बीमारियों और कीटों में वृद्धि होती है। जैव विविधता पर प्रभाव, वन और उत्पादकता में कमी, जीवों का सामूहिक विलोपन होता है, बाढ़ और सूखे वनों में आग में घटनाओं की वृद्धि होती है, महासागरीय आपके अम्लीकरण और तापमान में वृद्धि होती है।
बीमारियों में तो वृद्धि होती है, अन्य प्रभाव में देख रहे हैं, गर्म लहर आती है, हीट वेव आती है, पानी की कमी होती है, प्रवासन की समस्या आती है, युद्ध की समस्या आती है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती है। सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं कि उच्च अक्षांशों पर आपकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में नए मार्ग, आपके खनन क्षेत्र खुलना, तो नए क्षेत्रों और आपके खनन क्षेत्र का खुलना ये भी सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा है। भारतीय मौसमी विभाग के अनुसार 1901 ईस्वी से 2024 तक भारत में औसतन तापमान आपकी 0.90 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है 1901 से लेकर 2024 तक। भारत ने UNFCCC के तहत अपनी चौथी द्विवार्षिक अपडेटेड रिपोर्ट BUR4 प्रस्तुत की, जिनके अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में GHG उत्सर्जन में 7.93% की कमी हुई है। किसकी? GHG की आपके उत्सर्जन में कमी हुई है। 2005 से लेकर 2020 के बीच में आपके GDP के उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हुई है। 36% की कमी देखी गई है। जलवायु परिवर्तन के निवारण क्या हो सकते हैं? जलवायु परिवर्तन को कम करने की रणनीतियां हो सकती हैं, एक समन, एक है अनुकूलन। समन क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारणों जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करने का या रोकने के लिए उठाए गए कदमों को समन कहेंगे। जैसे नवीनीकरण ऊर्जा हो गई, पवन, सौर वगैरह, वनों की वृद्धि कर सकते हैं, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है, तो ये क्या है? तो कारणों को करें कम, रोकने के लिए उठाए गए कदम समन कहलाएंगे। अनुकूलन क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जो जलवायु परिवर्तन है इसके प्रभाव हैं, जैसे तापमान है, वृद्धि है, बाढ़ है, सूखा है, उनसे निपटने और उसके क्या है, उसके आपने साथ सामंजस्य बनाने के उपायों को अनुकूलन कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे सूखा रोधी फसलें उगाना, बाढ़ रोधी आपकी अवसंरचना बनाना और वर्षा जल आपके संचयन करना, तो ये आपके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और उसके साथ सामंजस्य बनाने के उपायों को अनुकूलन कहेंगे। समन के तरीके हो सकते हैं। देखो, समन के तरीके देखते हैं। सबसे पहले कार्बन कैप्चरिंग। तो कार्बन कैप्चरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें उद्योगों और पावर प्लांटों में से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जन से पहले ही अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड को या तो आपके भूमिगत भंडार में सुरक्षित किया जाता है या फिर आपके औद्योगिक उपयोग जैसे पेय पदार्थ है, रसायन ईंधन निर्माण है में किया जाता है। और इस प्रक्रिया को अक्सर आपके CCS, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, या CCUS बारे में, यानी कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना और वैश्विक उष्मीकरण को घटाना है, तो इसे कहते हैं कार्बन कैप्चरिंग। तो कार्बनिक कैप्चरिंग में जिसमें ईंधन के दहन से पूर्व ही आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना, ईंधन के दहन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना, या फिर तीसरी चीज़ है जो कि आपके ऑक्सीफ्यूल दहन, जिसमें पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का दहन करना, जिससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कम निकलेगी। फिर परिवहन करेंगे, फिर भंडारण करेंगे। ठीक, ट्रैपिंग के बाद में परिवहन के बाद भंडारण में देखिएगा समुद्री अधिग्रहण, जिसमें प्रत्यक्ष अधिग्रहण और CO2 के आपके निषेचन द्वारा। फिर है भूवैज्ञानिक अधिग्रहण, जिसमें विघटित तेल भंडार में या अखननीय जो कोयला परत है, और लवणीय आपके चट्टान में। तो लवणीय चट्टान, अखननीय कोयला परत में और विघटित आपके तेल भंडार में। भूमि संबंधी अधिग्रहण में जंगल के द्वारा या आंध्र भूमि प्रबंधन द्वारा या बिना जुताई वाली भूमि में इसका भंडारण कर देते हैं। CO2 आपके निषेचन, इस प्रक्रिया के तहत समुद्र में थोड़ी मात्रा में आयरन का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या है फाइटोप्लैंक्टन की अतिरिक्त वृद्धि होती है। साथ ही CO2 का आपके अधिग्रहण प्रकाश संश्लेषण द्वारा हो जाता है। तो क्या करते हैं, आयरन का छिड़काव करते हैं समुद्र में थोड़ी मात्रा में, जिससे क्या है फाइटोप्लैंक्टन की आपके अतिरिक्त वृद्धि होती है, जिससे CO2 का आपके क्या है अधिग्रहण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। CO2 का भंडारण की बैटरी परियोजना, NTPC ने कुडकी कर्नाटक में आपके उत्पादन शुरू किया है। सहयोग आपकी त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड एनर्जी आपके जो डोम है इटली में, इसने सहयोग किया है। 160 आपके MWH मेगावाट घंटे क्षमता रहने वाली है 160 की, और त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड और एनर्जी डोम इसकी सहायक हैं। और NTPC ने कुडकी कर्नाटक में आपके उत्पादन शुरू किया है CO2 ऊर्जा भंडारण बैटरी परियोजना के तहत। हरित और नीला कार्बन, ग्रीन कार्बन वह होता है पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया गया वायुमंडलीय CO2 का अधिग्रहण ग्रीन आपके
कार्बन कहलाता है। ब्लू कार्बन वो होता है जो तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा किया गया वायुमंडलीय कार्बन का अधिग्रहण ब्लू कार्बन है, और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र विनीय पारितंत्र के मुकाबले 5 गुना अधिक कार्बन का संग्रहण करते हैं, और जैसे मैंग्रोव वन हो गए और समुद्री घास हो गई। कार्बन क्रेडिट और व्यापार के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन क्रेडिट के बारे में बात करें तो ये एक आपके परमिट है जो धारक को 1 टन CO2 या फिर 1 टन CO2 के बराबर अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। कार्बन क्रेडिट का आपके अर्जन निर्धारित अधिकतम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से कम उत्सर्जन किया जाता है। तो कार्बन क्रेडिट का अर्जन निर्धारित अधिकतम आपके ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से कम उत्सर्जन का किया जाता है। और कार्बन क्रेडिट को बाजार में खरीदी या बिक्री की जाती हैं। जो कंपनियां अपने निर्धारित अधिकतम आपके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित सीमा से अधिक उत्सर्जित करती हैं, उन्हें कार्बन जो क्रेडिट है वो खरीदनी पड़ते हैं। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा की गई। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार IER, स्वच्छ विकास तंत्र CDM यानी कि विकासशील देश केवल CDM में आपके भाग लेते हैं। संयुक्त कार्यान्वयन के लिए आपकी क्या है 3 बाजार आधारित तंत्र प्रदान करता है। पेरिस समझौते के तहत अनुच्छेद 6 में कार्बन क्रेडिट और व्यापार के लिए स्वैच्छिक ढांचे का प्रावधान है। कार्बन टैक्स के बारे में बात करें तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान CO2 उत्सर्जन की मात्रा पर लगाए जाने वाले कर हैं। उदाहरणतः कोयले पर 400 रुपये प्रति टन आपके कर लगाया जाता है। तो ये क्या है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग और उत्पादन प्रक्रिया में दौरान CO2 उत्सर्जन की मात्रा पर लगाया जाने वाला कर है। और कार्बन टैक्स जीवाश्म ईंधनों के दहन को हतोत्साहित करता है कि वो फिर क्या पैसे लगेंगे तो वो अपने कार्बन है, ये कार्बन टैक्स के माध्यम से जीवाश्म ईंधन का दहन में हतोत्साहन होंगे, क्योंकि कार्बन टैक्स से जीवाश्म ईंधन महंगे हो जाते हैं और परंतु यह हरित गृह आपके गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित नहीं करता है। कार्बन टैक्स का क्रियान्वयन आपके कार्बन क्रेडिट सिस्टम की तुलना में आसान होता है। तो कार्बन टैक्स का आपके क्रियान्वयन है, ये कार्बन क्रेडिट सिस्टम है, इसकी तुलना में आसान है। कैप एंड ट्रेड सिस्टम सरकार उद्योगों के लिए हरित गृह गैसों के अधिकतम उत्सर्जन स्तर को निर्धारित करती है। तो कैप और ट्रेड सिस्टम है जिसमें सरकार उद्योगों के लिए हरित गृह गैस है, हरित गृह गैसों के अधिकतम उत्सर्जन स्तर पर को निर्धारित करती हैं। जो उद्योग अधिकतम स्तर से कम हरित गृह गैसों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, और वे इन कार्बन क्रेडिट को उन उद्योगों को बेच सकते हैं जो कि आपके निर्धारित अधिकतम स्तर से अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। मामला समझ में आया कि मामला ये है, पहले ये पढ़ लो कि अधिकतम उत्सर्जन के स्तर को लगातार कम किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सकल कमी हो जाती है। देखो, कैप एंड ट्रेड सिस्टम सरकार उद्योग है उनके लिए हरित गृह गैसों की अधिकतम जो उत्सर्जन स्तर है उसको निर्धारित करती हैं कि उद्योग के लिए हरित जो गृह गैसें हैं वो अधिकतम कितनी उत्सर्जन कर सकती है, उसका स्तर निर्धारित होता है। जो उद्योग अधिकतम स्तर से कम हरित गृह गैसों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, और वे इन्हें कार्बन क्रेडिट को उन उद्योगों को बेच सकते हैं जो निर्धारित अधिकतम स्तर से अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और अधिकतम उत्सर्जन के स्तर को लगातार कम किया जाता है इससे, और जिससे अर्थव्यवस्था में होने वाली ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सकल कमी होती जाती है। ठीक है, तो ये है कैप और आपके ट्रेड सिस्टम। सूरत आपके एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है जो प्रारंभ में वर्ष 2019 में होता है। दुनिया का पहला बाजार, यहाँ आपके पार्टिकुलेट मैटर है PM के उत्सर्जन का व्यापार किया जाता है। ठीक है, और ये कैप एंड ट्रेड प्रणाली पर आधारित है। हालिया अध्ययन के अनुसार प्रदूषकों को 20 से 30% आपके कम किया गया है इसके माध्यम से सूरत एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम से, जो वर्ष 2019 में प्रारंभ हुआ। दुनिया का पहला बाजार है जहां पर पार्टिकुलेट मैटर PM आपके उत्सर्जन का व्यापार किया जाता है। जियो इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। वातावरण में सीधा कार्बन डाइऑक्साइड को घटाना, ये आपकी जियो इंजीनियरिंग। समताप मंडलीय सल्फर एरोसोल उत्सर्जन करना जिससे सौर विकिरण का आपके परावर्तन अधिक होगा। तो समताप मंडलीय सल्फर एरोसोल उत्सर्जन करना जिससे सौर विकिरण का आपके परावर्तन है अधिक होगा। बादलों को सफ़ेद करना, बादलों पर आपके समुद्री पानी का छिड़काव ताकि सौर विकिरणों का परावर्तन अधिक हो सके। अंतरिक्ष परियोजना, अंतरिक्ष दर्पण का उपयोग सौर विकिरणों को आपके परावर्तित करने के लिए किया जा सकता है। नवीनीकरण ऊर्जा जीवाश्म ईंधन आधारित आपके ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर प्राकृतिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है
जो कभी खत्म नहीं होते, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन भी नहीं करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि आपके इसके अंतर्गत रहेंगे। ये जियो इंजीनियरिंग है, जो वातावरण से सीधा कार्बन डाइऑक्साइड है ये घटाने का काम करती है। चाहे बादलों को सफ़ेद करके कर सकते हो रिफ्लेक्शन, चाहे अंतरिक्ष परियोजना चला सकते हो जिसमें दर्पण का उपयोग करके सौर विकिरणों को परावर्तित करने के लिए, या नवीनीकरण ऊर्जा जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित संगठन और आपके सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, ठीक है। वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1988 में, ठीक है, क्या किया गया, IPCC यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। सचिवालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, सदस्य हैं 195 भारत के सहित। IPCC कोई शोध संगठन नहीं है, यह डेटा एकत्रित करता है और अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट, असेसमेंट आपकी रिपोर्ट है जो जलवायु परिवर्तन के बारे में निष्कर्ष प्रदान करता है। IPCC का 7वां मूल्यांकन चक्र जुलाई 2023 में शुरू हुआ और 7वें 2029 तक आपके तैयार हो जाएगा। ये 7वां मूल्यांकन चक्र है जो जुलाई 2023 से 2029 के बीच में तैयार होगा। IPCC क्या होगा, विश्व मौसम विज्ञान आपके संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा आपके 1988 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में सचिवालय, 195 देश भारत के सहित हैं। छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के बारे में बात करें, 1850 के बाद से वैश्विक तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। 2037 तक आपके वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री आपके क्या है सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, ये मानना आपका IPCC का है छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के अंतर्गत। अब बात करते हैं रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, या इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNEC जो 1992 में होता है। रियो सम्मेलन सर्वप्रथम पर्यावरण मुद्दों पर ध्यान देने के लिए हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आपके कार्यक्रम UNEP द्वारा 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन का आधिकारिक नाम था पर्यावरण एवं आपके विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। आधिकारिक नाम क्या था, पर्यावरण व आपके विकास पर, पर्यावरण एवं आपके विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इस सम्मेलन में 3 रियो सिस्टम कन्वेंशन की उत्पत्ति होती है जो इस प्रकार से हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। दूसरा है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। तीसरा है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट आपके डेजर्टाइजेशन, ये आपकी UNCCD। ये आपके प्रमुख रूप से 3 रियो सिस्टर हैं। ये कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई और ये हमने देखा UNFCCC, CBD एंड UNCCD। ये आपके रियो सम्मेलन में जो 1992 में होता है, UNEC के नाम से जानते हैं, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो कि आपके रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। ये आपके जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला कन्वेंशन था, 1994 में लागू होता है। 1994 में लागू होता है। यह सदस्य देश जिसमें 198 हैं, भारत के समेत हैं 198। इसका उद्देश्य ग्रीन गैसों के उत्सर्जन, इसका उद्देश्य है कि हरित गृह गैसों के उत्सर्जन और आपके वायुमंडल में सांद्रता को कम करना। और COP के बारे में बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सदस्य देशों की बैठकों को COP कहा जाता है, COP कहा जाता है। ये निश्चित समय बाद आपके अलग अलग स्थानों पर होती हैं। UNFCCC के प्रमुख आपके COP तथा उनके परिणाम देखें तो प्रमुख आपके परिणाम देखते हैं। COP 3 है जो कि 1997 में होता है, इसके तहत UNFCCC के तहत, ठीक है, जो कि आपकी क्योटो जापान में होता है। कहाँ होता है? क्योटो जापान में होता है, क्योटो जापान में होता है। और 11 दिसंबर 1997 को अपनाया जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। सिद्धांत है कि समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपके बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। लक्ष्य के विकसित देशों के द्वारा 2008 से लेकर 12 तक अपने उत्सर्जन स्तर को 1990 के स्तर से 5% कम करना है।
2008 से 12 तक आपके उत्सर्जन स्तर को 1990 के स्तर से 5% कम करना है विकसित देशों के द्वारा। कार्बन क्रेडिट व्यापार हेतु 3 बाजार तंत्र की स्थापना की जाती है COP 3 में, क्योटो जापान में 1997 में जो होता है। क्लीन डेवलपमेंट आपके मैकेनिज्म, जॉइंट आपके इम्प्लीमेशंस, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, ये आपके 3 प्रमुख रूप से बाजार तंत्र की स्थापना की जाती है। बात करते हैं COP 15 की, जो कि आपकी कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित होता है। ये कोपेनहेगन समझौता तापमान वृद्धि को 2 सेंटीग्रेड आपके नीचे रखने की सहमति पर आता है। COP 15 कोपेनहेगन डेनमार्क में, और ये होता है आपके 2009 में 15वां। विकसित देशों ने 2020 तक $100 बिलियन एंड वर्ष का जलवायु वित्त देने का प्रतिबद्धता जताई है। REDD रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम आपके डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेशन को आगे बढ़ाया गया, और ये कानून रूप से आपके बाध्यकारी समझौता नहीं बन पाया, जो कि आपके आलोचना हुई जिसकी। COP 16 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, COP पढ़ते हैं अभी। COP 15 पढ़ा, COP 16 पढ़ते हैं। ये आपके कैनकन में होता है, मेक्सिको 2010 में। कैनकन मेक्सिको 2010 में COP 16 होता है। कैनकन समझौता भी कहते हैं इसे। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF की स्थापना होती है। GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड। तकनीकी तंत्र टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म स्थापित होता है। REDD प्लस आपके ढांचे की औपचारिक रूप से मिलते हैं, जो आपके 15वें में स्टार्ट हो रही थी, ये इसमें आपकी औपचारिकता मिलती है इसे। COP 17 के बारे में बात करें, जो कि डरबन दक्षिण अफ्रीका 2011 में होता है। जलवायु परिवर्तन पर आपके त्वरित कार्रवाई हेतु डरबन प्लेटफॉर्म की स्थापना और 2020 से लागू होने वाले नया वैश्विक समझौता तैयार करने पर सहमति जताई जाती है। डरबन दक्षिण अफ्रीका 2011 में, COP 17 में। जलवायु परिवर्तन पर त्वरित कार्रवाई हेतु डरबन प्लेटफॉर्म, इसमें आपके मुख्य मुद्दे था। COP 18 की बात करें, दोहा कतर में 2012 में। दोहा संशोधन क्योटो प्रोटोकॉल का दूसरा प्रतिज्ञा काल 2012 से 2020 के बीच में। विकसित देशों का उत्सर्जन घटाने के नए लक्ष्य और जलवायु वित्त व आपके लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म पर चर्चा की जाती है COP 18 में, दोहा कतर में 2012 में। फिर COP 21 के बारे में बात करते हैं, जो पेरिस फ्रांस 2015 में होता है, जिसे पेरिस समझौता कहते हैं। तापमान वृद्धि को 1.5 से लेकर 2 से आपके सेंटीग्रेड तक सीमित रखने का लक्ष्य था। सभी देशों के द्वारा नेशनली डिटरमाइंडेड आपके कंट्रीब्यूशन NDCS को अपनाया गया। उत्सर्जन का आपके प्रत्येक 5 वर्ष में पुनरावलोकन किया जाएगा, और जलवायु वित्त आपके $100 बिलियन एंड वर्ष के प्रतिबद्धता जारी रखने पर निर्णय लिया गया, और 2020 के बाद लागू होगा। COP 26 के बारे में बात करते हैं 21 के बाद में, तो ये आपके ग्लासगो UK में होता है 2021 में, 26वां। ग्लासगो आपके क्लाइमेट पैक्ट कहते हैं इसे। कोयले के प्रयोग में चरणबद्ध कम करने पर पहली बार सहमति हुई। 2030 तक आपके क्या उत्सर्जन घटाने की लक्ष्य हैं। मीथेन कटौती आपके प्रतिज्ञा ली गई। 100+ देश 2030 तक आपके 30% की कटौती करेंगे मीथेन की, CO4 की, जो कि ग्रीन हाउस गैस का एक प्रभाव रहता है। जलवायु वित्त लक्ष्य पूरा करने पर आपकी चिंता प्रकट की गई। जलवायु वित्त लक्ष्य पूरा नहीं होने पर आपकी चिंता प्रकट की गई। COP 27 के बारे में बात करते हैं, जो कि शर्मल शेख मिस्र 2022 में होता है। ऐतिहासिक आपके लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित होता है इसमें, और कमज़ोर और गरीब देशों के लिए जलवायु आपदाओं में से सहायता मिलेगी। जीवाश्म ईंधन पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए COP आपके 27 की आलोचना हुई थी। जीवाश्म ईंधन पर आपके ठोस निर्णय नहीं लिया गया था। अनुकूलन योजना पर कार्य हुआ। ग्लोबल आपके गोल एंड एडेप्टेशन पर काम होता है। COP 28 की बात करें, फिर ये आपके दुबई UAE में होता है 2023 में, जिसमें ग्लोबल स्टॉक टेक पेरिस समझौते की प्रगति की पहली समीक्षा थी। जीवाश्म ईंधनों में से आपके क्रमिक परिवर्तन पर सहमति हुई। तो COP 28 है, जो कि दुबई UAE 2023 में ग्लोबल स्टॉक टेक पेरिस समझौते की प्रगति की पहली समीक्षा, जीवाश्म आपके ईंधनों की क्रमिक परिवर्तन पर सहमति जताई गई। और साथ ही में नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया। मीथेन उत्सर्जन पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। लॉस एंड डैमेज फंड की आपकी स्थापना पर प्रगति, और भारत के नेतृत्व में पहल, ग्रीन क्रेडिट पहल, ग्लोबल रिवर आपकी सिटीज़ अलायंस, आपकी क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप, और उद्योगों में निष्पक्ष
कार्बनीकरण हेतु भारत और स्विट्जरलैंड पहल। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं बाकू अजरबैजान के 2024 में होता है COP29। ये आपके नया जलवायु वित्त लक्ष्य 2035 तक आपके विकासशील देशों की प्रतिवर्ष $300 बिलियन प्रदान करना है। कार्बन बाजार आपके समझौता, कार्बन व्यापार हेतु पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत बाकू कार्य योजना, स्थानीय समुदाय और स्वदेशी लोगों को पर्यावरण परिवर्तन परियोजनाओं को शामिल करना। जेंडर, लिंग व आपकी क्या है, जलवायु परिवर्तन। लैंगिक दृष्टिकोण पर आपके लीमा वर्क प्रोग्राम को अगले अपने 10 वर्ष तक बढ़ाया गया। और किसानों के लिए बाकू हारमोनिया जलवायु पहल, ये आपके COP29 में थी, जो कि बाकू अजरबैजान में 2024 में होती हैं। फिर अपन बात करते हैं COP30 की, जो कि बेलेम ब्राज़ील 2025 में होगा। कब हुआ? 10 से 21 आपके नवंबर 2025 में बेलेम पैकेज अपनाया गया। बेलेम मिशन 2 1.5 आपकी क्या है सेंटीग्रेड और बेलेम 4 इंटू प्रतिज्ञा, जिसका मुख्य उद्देश्य आपके 2024 की तुलना में वर्ष 2035 तक संधारणीय ऊर्जा के उपयोग में 4 गुना बढ़ाना है। बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना, ग्लोबल आपके मुटीराव डिसीजन। COP30 में भारत देखें तो इसमें आपकी 11वीं जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM के आपके साझेदारों की बैठकों में हिस्सा लिया। ISA एंड SIDS अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपके लघु द्वितीय विकासशील राज्य प्लेटफॉर्म लीडरशिप सत्र, और साथ में IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मंत्री स्तरीय सभा हुई। UNFCCC के अंतर्गत वित्तीय तंत्र के बारे में बात करें तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF 1991 में स्थापित होती हैं। UNCBD, UNFCCC, स्टॉकहोम कन्वेंशन, UNCCD व आपके मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी के तहत आपके वित्त उपलब्ध करवाना। ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापना होती है 2010 में। 2010 में आपके ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना होती है। ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में स्थापित होता है। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का सबसे बड़ा आपकी कोष है। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का सबसे बड़ा कोष है ग्रीन क्लाइमेट फंड, 2010 में स्थापित UNFCCC के द्वारा स्थापित है। अल्प विकसित देशों का कोष, और चौथा अपना जाएगा विशेष जलवायु परिवर्तन कोष। तो ये 4 प्रमुख रूप से हमने बात करी, जो कि अंतर्गत वित्तीय तंत्र है। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित अवधारणाएं देखते हैं। हरित अर्थव्यवस्था क्या होती है? कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली जो अर्थव्यवस्था को हरित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली अर्थव्यवस्था को हरित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? किसी व्यक्ति या संस्था या देश द्वारा उत्सर्जित कार्बन की कुल मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। कोई व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, चाहे देश हो, द्वारा उत्सर्जित जो कार्बन की कुल मात्रा होती है वो कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। कार्बन स्पेस क्या है? पृथ्वी के द्वारा कार्बन अवशोषित करने की क्षमता है, वो कार्बन स्पेस कहलाती है। यानी कि कार्बन की अवशोषित करने की क्षमता, कार्बन स्पेस। ग्रीन GDP, प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त जो सकल घरेलू उत्पाद हैं को आपके ग्रीन GDP कहा जाता है। तो प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए जो सकल घरेलू प्राप्त होता है उत्पाद, उसे ग्रीन आप GDP कहेंगे। हरित वित्त वही होगा, सतत विकास योजना तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं को प्रदान किया जाने वाला वित्त आपके हरित वित्त कहलाता है। ऑब्वियसली बात है। बात करें करंट अफेयर की अपडेटों के अंतर्गत, तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 की रिपोर्ट 2025 में आती है, जिसे जारी करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 1850 ईस्वी के बाद दर्ज 2024 सबसे गर्म वर्षों में से एक है। ये पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है। ये आपकी स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 की रिपोर्ट 2025 कहती है, जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन आपके WMO जारी करता है। वर्ष 2024 में चरम मौसम घटनाओं के कारण वर्ष 2008 के बाद सबसे अधिक विस्थापन हुआ है। तो 2008 के बाद 2024 में सबसे ज़्यादा आपके विस्थापन हुआ है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के बारे में बात करते हैं, जो जर्मन वॉच के द्वारा आपके जारी किया जाता है। ये आपके 1993 से 2022 के बीच में जलवायु जोखिम की जांच करता है, और इसमें चरम मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक आपके प्रभावित देशों की सर्वोच्च रैंक दी गई है। तो इसमें भारत आपके 6th नंबर रहेगा,
डोमिनिका आपके फर्स्ट पे हैं। बाढ़, सूखा और आपके झंझावात वैश्विक विस्थापन के प्रमुख कारण थे। बाढ़ है, सूखा है, झंझावात है, वैश्विक विस्थापन के प्रमुख कारण थे। भारत में बार बार और असामान्य रूप से तीव्र हीट वेव्स 50 सेल्सियस डिग्री तक आपके करीब का सामना करना पड़ा, जिससे आपके 1998, 2002, 2003, 2015 में मौतें हुई हैं। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन में निपटने के लिए भारत के द्वारा किए गए प्रयास। भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं? तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भी आई है 2008 में। 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आती है, जिसमें आपके राष्ट्रीय मिशन शामिल थे। कौन कौन से? राष्ट्रीय सौर मिशन है जो कि 2010 हैं MNRE मंत्रालय के द्वारा। फिर राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन है 2009 में, जो विद्युत मंत्रालय के द्वारा थी। फिर आपके जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन 2010 में। सतत आपके आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन 2010, ये MOHUA आपके मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय जल मिशन 2011 है जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन 2014 MOEFCC मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है जो कि 2014 में, जो कृषि मंत्री आपके मंत्रालय के द्वारा। और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन 2010, ये MOSET के आपके मंत्रालय के द्वारा। ये तो है अपना कौन सा? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 से। और इसके अंतर्गत हमने देखे कौन कौन से आपके राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। फिर अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करते हैं, जिसकी स्थापना 2015 में होती है और मुख्यालय गुरुग्राम भारत में। भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल है। सदस्य देश इसमें 125 हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक ग्रिड पर आधारित है। लक्ष्य 2030 तक आपके सौर ऊर्जा में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश सुनिश्चित किया गया है। ये आपके कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। पंचामृत की घोषणा COP26 में आपके ग्लासगो में होती है। 2030 तक आपके 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन करना है। ये पंचामृत की घोषणा है COP26 में। 2030 तक 500 गीगावाट सौर जीवाश्म गैर जीवाश्म ऊर्जा आपके उत्पादन करना है। 2030 तक 50% ऊर्जा आपकी आवश्यक नवीनीकरणीय संसाधनों से पूरी हो जाएगी। 2030 तक ये कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाना है। तो कार्बन के उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी। 2030 तक आपकी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में अर्थव्यवस्था में 45% तक कम करना है। तो अर्थव्यवस्था में क्या है? 45% तक कम करना है। 2070 तक आपके नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य रखा गया है। तो नेट जीरो उत्सर्जन आपके 2070 तक का लक्ष्य है। यह मामला किसमें? आपके पंचामृत घोषणा है जो COP26 में होती है ग्लासगो में। अब बात करते हैं अपने हरित हाइड्रोजन मिशन की, जो 2023 में आता है। लक्ष्य है 2030 तक का कि 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना, 6 लाख नौकरियों को सर्जन करना, प्रति वर्ष 50 MMT कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करना। ठीक है ना? 8 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश करना, 1 लाख करोड़ आपके आयात की बचत करना। 8 लाख करोड़ तो आपके ज़्यादा निवेश, 1 लाख करोड़ से आयात की बचत। 60 से 100 आपकी गीगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है वो सर्जित करना है। उत्पादन के आधार पर हाइड्रोजन के प्रकार देखें तो ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है और ब्राउन हाइड्रोजन होता है। ग्रे होता है जो प्राकृतिक गैस और कोयले के द्वारा आपके उत्पादन होता है। प्राकृतिक गैस और कोयले के द्वारा ग्रे। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के द्वारा आपके उत्पादित होता है, जिसे कहते हैं ब्लू। और आपके नवीनीकृत ऊर्जा पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा होता है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। और ब्राउन है कोयले के गैसिफिकेशन के द्वारा। तो कार्बन कैप्चर स्टोरेज के द्वारा ब्लू, प्राकृतिक गैसों के द्वारा व कोयलों के द्वारा ग्रे, और कोयले के आपकी गैसिफिकेशन के द्वारा ब्राउन, और नवीनीकृत ऊर्जा से पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब देखें तो आपके पुदिमदगा आंध्र प्रदेश। पुदिमदगा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। और ये आपके राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला हरित हाइड्रोजन हब होगा। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला आपके हाइड्रोजन हब होगा। 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश है। 20 गीगावाट आपके नवीनीकरण ऊर्जा क्षमताओं को स्थापित किया गया है इसके अंतर्गत। बात करते हैं फेम इंडिया योजना की।
फास्टर एडोप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, ये है फेम आपकी। आरंभ होता है 2015 में। यह निवेश आपकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का अहम हिस्सा है। ये योजना का उद्देश्य हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन देकर उत्पादकों की आपके क्या है आकर्षित करना है। यह है फेम इंडिया योजना। बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योजना INDC की। INDC UNFCCC के सदस्य देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन से आपके लड़ने के लिए निर्धारित लक्ष्य हैं। प्रत्येक सदस्य देश INDC आपके प्रकाशित करने के लिए बाध्य किया गया है। 2030 तक सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन की तीव्रता में 35% तक कम करना है भारत को। 40% तक बिजली गैर जीवाश्म ईंधन से बढ़नी चाहिए। 2030 तक अपने 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य कार्बन सिंक का विकास करना है। यह मामला है आपके INDC राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। जैव ईंधन नीति के बारे में बात करते हैं जो 2022 में आती है। ये आपके 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण की बात करता है और 2030 तक 5 आपके % बायोडीजल मिश्रण की बात करता है। जैव ईंधन उत्पादन पीढ़ी में बात करें तो पहले में फर्स्ट G में गेहूं मक्का से जैव ईंधन उत्पादन, दूसरे में है आपके 2G में है जेट्रोफ और घास से, तीसरे में G में है आपके 3G में है आपके सूक्ष्म शैवाल, 4G में है आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों से हैं। तो फर्स्ट 1G में गेहूं मक्का से जैव ईंधन उत्पादन, 2G में है जेट्रोफा और घास से, 3G में आपके सूक्ष्म शैवाल, 4G में है आनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीव, ये रहने वाले हैं। निम्न ऐसे गैसों में से ग्रीन ग्रह प्रभाव से योगदान नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल है और मीथेन का बिल्कुल है, नाइट्रोजन और पीछे आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन बची, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है तो आपके आंसर होगा ए नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और आपके मीथेन CH4 आगे क्या हाँ गैसों का आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपके जो अपेक्षित योगदान है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा आपकी योगदान किसका है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का है। उसके बाद अपन बात करते हैं वो है योगदान आपके मीथेन का है CH4 का जिसका 40% है। उसके बाद नाइट्रस आपके ऑक्साइड का है, फिर आपके CFC का है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का है, उसके बाद अपने मीथेन का है, मीथेन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड का है। बिल्कुल। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अपने आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। तो मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने वाली ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा है, इस मात्रा को क्या कहते हैं। कार्बन पदचिह्न कहते हैं, कार्बन अवशोषण कहते हैं, कार्बन पृथक्करण कहते हैं या फिर आपके कार्बन डाई सूचकांक कहते हैं। तो इसका आपके उत्तर रहने वाला है कार्बन पदचिह्न कहते हैं। निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित था। मीथेन के तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में आपके 5 गुना अधिक प्रभावी है। तो मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक आपके प्रभावी है। ये मामला मुझे यूं लग रहा है कि ये उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा मामला लिखा हुआ है। बाकी 2005 वाला मामला सही है और प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य से ग्रीन हाउस गैस निकासी से कम करने से संबंधित था। तो ऑप्शन ए राइट है, पहला और दूसरा राइट है, ये तीसरा गलत है ऑप्शन। ग्रीन हाउस आपकी इफेक्ट वह प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, ये वह प्रक्रिया है जिसमें आपकी क्या है भाई, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आपके इंफ्रारेड विकिरण अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल के जो अपनी तापमान है ये बढ़ता है। ये आपका सही आंसर रहेगा। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आपके आयोजन हुआ था। तो ये क्या है, जोहान्सबर्ग में है या रियो डी जनेरिया में है। तो ये आपके प्रमुख रूप से जोहान्सबर्ग में रहने वाला, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। COP23 आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आयोजित कहाँ पर होता है। तो 23 आपके आयोजित होता है बोन में होता है। कहाँ होता है, बोन में होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आपके विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 आपके सेंटीग्रेड है पर बढ़ जाता है तो विश्व पर आपके उसका संभावित असर क्या होगा। स्थानीय जीवमंडल पर आपके एक नेट कार्बन स्रोत के आपके पर्वत होगा। विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटती होगी। सभी भूमंडलीय आपके आंध्र भूमियाँ स्थायी रूप से आपके लुप्त हो जाएगी। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। तो इसके मामले में अपन को जो समझ में आता है, एक तो आप विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटती होगी,
घटित होगी, सॉरी मर्त्यता घटित होगी, और साथ में एक स्थलीय जो जीव मंडल का एक नेट कार्बन स्रोत है ये आपकी इसकी ओर प्रवृत्त होगा। सभी भूमंडलीय आपके अंदर बुनिया स्थायी रूप से लुप्त नहीं हो सकती या फिर आपके अनाजों की खेती विश्व में संभव ही नहीं होगी, ऐसा मामला नहीं हो सकेगा। 3 सेंटीग्रेड में इतना नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द नहीं 2 इज द राइट आंसर, यानी कि ए और 2 इसमें शामिल है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा, वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसका उष्मा को अवशोषित करती हैं। सौर विकिरण की पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती हैं। सौर विकिरण को अवशोषित करती हैं। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती हैं। तो इसमें आपके सही ऑप्शन बैठता है वो ऑप्शन आपके 4 बैठता है, जिसमें आपकी क्या है, सौर विकिरण के जो अवरक्त अंश है उसको अवशोषित करती हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। लघु तरंग दैर्ध्य के लिए हरित ग्रह गैस एक अवधारणा का काम करती है, इन तरंगों को नहीं गुजरने देती। दीर्घ तरंग दैर्ध्य हरित ग्रह गैसों को आपके पारगम्य हो जाती हैं। दोनों ही गलत है आपके। इसमें क्या है, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए हरित ग्रह गैसों का आवरण गैस का एक आवरण का काम करती है, जिन्हें तरंगों को नहीं गुजरने देती, और दीर्घ तरंग दैर्ध्य हरित ग्रह गैसों के पारगम्य हो जाती है, ऐसा नहीं है। परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कालिक, सल्फर, आपके हेक्साफ्लोराइड और जल वाष्प, ये क्या है, कौन सा वातावरण है आपके तापन में योगदान करता है? तो तापन में तो योगदान भाई अपने 1 और 2 कर रहे हैं। जल वाष्प तापन का काम नहीं करता है, जल वाष्प तो वर्षा करा देता है वापस ऊपर उठ के। कालिक और सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपके रहता है इसमें। कार्बन क्रेडिट के बारे में सही नहीं है। कार्बन क्रेडिट आपकी क्योटो प्रोटोकॉल से संयोजित संपुष्टित होगी गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों में प्रदत्त किया जाता है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अभ्यस्त नीचे ला चुके हैं होते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य आपके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को हो रही वृद्धि को अंकुश लगाना है। कार्बन क्रेडिट क्रय विक्रय यूएनईपी द्वारा समय समय पर नियमों के मूल्यों के आधार पर किया जाता है, ऐसा कोई मूल्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। बाकी 3 सही है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। इस गठबंधन में आपकी क्या है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं। तो ऑप्शन 1 सही है, बाकी सभी देश इसमें शामिल नहीं है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शुरू किया गया था, ये सही मामला है। अभिष्ट राष्ट्रीय आपके निर्धारित अंशदान पद को आप कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जा सकता है? तो जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना के रूप में अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को हम समाचारों में सुनते हैं। वर्तमान में और आसन जो भविष्य है उसमें वैश्विक तापमान के प्रशमन में भारत की संभावित रूप में क्या सीमाएं हैं? तो इसके बारे में बात करें तो अपने प्रमुख रूप से रहने वाला है कि जो उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, और प्रौद्योगिकी हैं ये पर्याप्त आपकी उपलब्ध नहीं है, बात तो सही है। भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता है। अनेक विकसित देशों ने भारत में पहले ही प्रदूषण फैलाने वाली उद्योग इकाई स्थापित कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन आपके 1 और 2 करेक्ट बैठता है। कौन सा भारत सरकार की जलवायु आपके कार्य योजना है जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसके अंतर्गत आपकी आणविक ऊर्जा को शामिल नहीं किया गया था। सौर शक्ति है, वनारोपण है और आपके अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन है, ये तो शामिल था ही। तो ये मामला आपके रहने वाला इस टॉपिक के अंतर्गत। अगला अपना रहेगा ओजोन विघटन, ठीक है ना। ओजोन विघटन के बारे में देखेंगे, छोटी सी कक्षा बनेगी इसके अंतर्गत। छोटी सी कक्षा क्यों बनेगी ओजोन विघटन में? ऐसे बनेगी कि ओजोन क्या है, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु इसने मिलकर बनी है, इसलिए O3 से अपन इसे सिंबल करते हैं, ये ओजोन कहलाती है। ठीक, ये पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के जो पृथ्वी के वायुमंडल है उस वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती हैं। जस्ट ऊपर वाला समताप मंडल होता है, जैसे शोभ मंडल होता है, शोभ मंडल 12 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद अपना समताप मंडल में आपके प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, इसका कार्य आपके सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी यूवीवी रेव्स कहते हैं उसे अवशोषित करके पृथ्वी पर अपने जीवन की रक्षा करना रहता है। तो ओजोन बहुत अच्छी चीज़ अपने
कुछ मात्रा में ओजोन आपके श्रोप मंडल में भी पाई जाती हैं और एक प्रदूषक के रूप में कार्य करती हैं। इसे बुरी ओजोन कहते हैं, बेड ओजोन कहा जाता है। इसका निर्माण आपके वोलेटाइल ऑर्गेनाइजेशन कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्रिया से होता है। ये होती बुरी। देखो ओजोन विघटन के बारे में बात करें तो समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता में कमी ओजोन विघटन कहलाती है। जब समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता में कमी हो जाती है तो ओजोन का विघटन कहते हैं। सामान्यतः विघटन मानव के द्वारा उत्सर्जित विभिन्न ओजोन विघटनकारी गैसों के द्वारा होता है। ओजोन विघटन का सर्वाधिक सर्वप्रथम आपके अनुमान शेरवुड, रोलैंड और साथ में मारियो मोलिना ने 1974 में, शेरवुड, रोलैंड और आप साथ में मोलिना है जो 1974 में किया था। और उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रमुख कारण माना। ओजोन छिद्र के बारे में बात करें तो ओजोन परत को मोटाई अगर एक निश्चित मात्रा से कम हो जाती तो ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन छिद्र को मापने के लिए इसे डोप्सन इकाई होती है, ठीक है ना, क्या होती है, डोप्सन। मोटाई की आपके 220 डोप्सन इकाई से कम सांद्रता होने पर इसे ओजोन छिद्र कहते हैं। मुख्य आपके ओजोन विघटनकारी पदार्थ कौन कौन से हैं? ओजोन विघटनकारी पदार्थ देखें तो CFC हैं सबसे पहले तो, जो कि आपके स्रोत देखें तो प्रशीतक हैं, सफाई विलायक हैं, एरोसोल प्रणोदक हैं, प्लास्टिक ऑफ निर्माण में हैं और आपके जो बीचिंग एजेंट है, ये बीचिंग एजेंट, प्रशीतक, सफाई विलायक, एरोसोल प्रणोदक, प्लास्टिक ऑफ निर्माण, ये सारी चीज़ें ना, इनसे आपके CFC बनता है। ओजोन विघटन की क्षमता देखें CFC 11 की तुलना में 6 से आपके 10 हैं। GWP वैश्विक तापमान क्षमता CO2 की तुलना में आपके 4680 से लेकर 10,000 तक है। हेलोन्स के बारे में बात करें जो कि आपके समग्र यंत्रों और आपके विस्फोटक पदार्थों से बनता है। हेलोन्स जो कि आपकी ओजोन विघटन क्षमता के बारे में बात करें ये 3 से लेकर 10 तक रहती है। इसकी वैश्विक तापमान आपकी क्षमता देखें GWP तो ये आपके CO2 की तुलना में है 1600 से लेकर 7000 तक की। अब बात करते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें CFC के उत्पादन में आपके अग्निशमकों में CFC का उत्पादन हो, अग्निशमक हो, उनसे 1.1 इसकी आपके ओजोन विघटन की क्षमता होती है। 1380 इसकी आपकी क्या वैश्विक तापमान क्षमता GWP है। फिर बात करते हैं CCl3 मिथाइल क्लोरोफॉर्म, जो कि आपके सफाई हेतु औद्योगिक विलायकों के द्वारा इसका आपके उपयोग होता है, स्रोत होता है। और 0.1 आपके इसकी ओजोन विघटन क्षमता होती है। वैश्विक तापमान क्षमता इसकी 144 होगी और CO2 की तुलना में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं CH3Br की, मिथाइल ब्रोमाइड, जो कीटनाशक से आप निकलती हैं। 0.6 इसकी ये रहेगी आपके और यहाँ पर 5 रहेगी। HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके इसका रहता है प्रमुख रूप से CFC विस्थापक और विलायकों के द्वारा होता है। वहीं आपके HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये और साथ में PFC है पर फ्लोरोकार्बन है और SF6 है जो भी क्या है CFC के विस्थापक है। CO2 की वैश्विक तापमान क्षमता 1 होती है और अन्य गैसों की तुलना करने के लिए मानक है। CFC 11 ओजोन विघटन क्षमता 1 होती है, अन्य ओजोन आपकी क्या है विघटनकारी पदार्थों की तुलना के लिए मानक है। ओजोन विघटन की आपकी योगदान देखें तो CFC का सबसे ज़्यादा आपकी योगदान देखने को मिलता है, जो कि है आपके CFC 12 का, ठीक है ना। कौन सी CFC 12 का है जो कि 28% है। CFC 11 का है जो कि 23% है। CCl4 है जिसका आपके 12% रहने वाला है। CCl4 को किस नाम से जानेंगे? कार्बन क्लोराइड के नाम से, ठीक है ना। फिर आपके CH3CCl3, तो CH3CCl3 यानी कि मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म में जो आपके 10% रहता है। HCFC यानी कि इसका रहता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर रहता है CH3Cl, ओके, दैट्स इट। सबसे ज़्यादा कौन सा है? CFC का है, CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो भी 12 का, 11 का है 23%। फिर CCl4 है। ओजोन विघटन प्रक्रिया देखिए, क्लोरीन परमाणु मुख्य रूप से ओजोन विघटन के लिए जिम्मेदार है, परंतु HCl व क्लोरीन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। ये यौगिक स्थिर होते हैं और आपके क्लोरीन निष्क्रिय होता है। ध्रुवों के नजदीक पाए जाने वाले
आपके ध्रुवीय समताप मंडल में उपस्थित हिमकण क्लोरीन युक्त आपके पदार्थों को विघटन हेतु सतह प्रदान करते हैं, जिससे सक्रिय क्लोरीन का निर्माण होता है। ये सक्रिय क्लोरीन आपके क्या है, ओजोन के साथ में प्रक्रिया कर ओजोन को आपके O2 में बदल देता है, और एक सक्रिय क्लोरीन परमाणु लगातार ओजोन से क्रिया करता रहता है और लाखों ओजोन परमाणु का विघटन करता है। ठीक है ना। आपके अक्रिय आपके क्लोरीन हो जाएगा ये ClONO2, ये आपके ध्रुवीय समतापीय मंडलीय बादल हैं, और इसके आपके सक्रिय क्लोरीन हो गया ये Cl2, और ये O3 ओजोन के साथ करके प्रक्रिया ClO प्लस आपके O2 मामला बना देता है। यूवी लाइट होता है CFC से आपके क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन से O3 की मौजूदगी में आपके रहने वाला ClO प्लस आपके O3 यानी कि ओजोन। ओजोन संरक्षण हेतु आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखते हैं तो वीना कन्वेंशन है, तो वीना कन्वेंशन को आपके 1985 में अपनाया गया और 1988 में आपके लागू हुआ। तो वीना कन्वेंशन 1985 में अपनाया गया और 1988 में लागू हुआ। 2009 में सार्वभौमिक आपके सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन बना। 2009 में सार्वभौमिक सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन बना, और ये देश के लिए आयोजन विघटन पदार्थों ये देश के लिए ओजोन विघटन पदार्थों के उपयोग की कमी हेतु आपके कोई बाध्यकारी नियम नहीं बनता है। वीना कन्वेंशन के तहत आपके मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल सदस्य देशों हेतु आपके बाध्यकारी लक्ष्यों को निर्धारित करता है। दूसरा है मॉनिट्रियल आपके प्रोटोकॉल, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया और 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ। 16 सितंबर को आपको पता है ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ये विकसित देशों के लिए 2000 तथा विकासशील देशों के लिए 2010 तक आपके CFC के पूर्णतः प्रतिबंध करने पर बाध्यकारी लक्ष्य प्रदान करता है। 2015 में आयोजित 27वें MOP में आपके HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने हेतु आपके दुबई पाथवे अपनाया गया। ठीक है। 2016 में आपके किगाली समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैस HFCs के उत्सर्जन को कम करने हेतु आपके मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ऐतिहासिक समझौता किया गया। ठीक है। 2016 में किगाली समझौता के तहत ग्रीन हाउस गैस HFCs उत्सर्जन को कम करने के लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल आपके ऐतिहासिक समझौता किया गया। ओजोन परत आपकी क्या है, पृथ्वी के किससे बचाता है, तो किससे बचाता है, आपकी यूवी रेव से बचाता है, यानी कि अन्य विकिरण है, अंतरिक्षीय जो विकिरण हो गई आपकी क्या है। निम्न में से कौन सा एक ओजोन है। ओजोन का अवसर्य करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से आपके प्रयोग और बाह्य करने क्या फेजिंग आउट में मुद्दे से संबंध है। तो आपके मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है जो अभी हमने देखा ये। ठीक है ना। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र में बनने का संभावित कारण क्या है। इसका अपना ये ध्रुवीय जो वाताग्रह है और समतापीय मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति है, और तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरो आपके कार्बन का अंतर्वाह है, इसके कारण होता है। समतापीय जो बादल हैं इन बादलों की होती है अनुपस्थिति। ठीक है ना। और मीथेन और जो क्लोरोफ्लोरो CFC कह दो ना, क्या इसमें क्या है का अंतर्वाह है। ये मामला आपके ओजोन का रहा। हम अगला वीडियो क्यों पढ़े, इसी में मामला सलटा दिया ना हमने। ठीक है ना, इसी में मामला सलटा दिया ना। समता मंडल में ओजोन सांद्रता की कमी ओजोन विघटन कहलाती है। सामान्यतः ओजोन विघटन मानव द्वारा उत्सर्जित ओजोन विघटन कार्य होती है। ओजोन विघटन का सर्वप्रथम अनुमान आपके सर्वोच्च में। ठीक है। ओजोन परत की मोटाई अगर निश्चित मात्रा से कम होती है। ठीक, ये तो हो गया। ध्रुवों के नजदीक पाए जाने वाले ध्रुवीय समताप मंडलों में उपस्थित हिमकण क्लोरीन युक्त पदार्थों की विघटन हेतु सतह प्रदान करती हैं और आपकी क्या है सक्रिय क्लोरीन का निर्माण करती हैं। ओके, चले ये मामला था। चले अगली कक्षा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।